अशोक के उत्तराधिकारी और मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तराधिकारी और मौर्य साम्राज्य का पतन, यानी अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी किस प्रकार के थे और क्या कारण रहा कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो सबसे पहले देखिए आप, अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमज़ोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। कितने? 50 वर्ष तक। अशोक के बाद उसके अगले 50 वर्ष तक उसके कमज़ोर उत्तराधिकारियों का शासन माना जाता है। अशोक के बाद कुणाल राजा बना और जिसे दिव्य दान में धर्म विवर्धन कहा गया। ठीक है, राजतरंगिणी के अंतर्गत अशोक के बाद उसका बेटा कुणाल जो है वो राजा बना और दिव्य दान में लिखा गया कि ये जो था वो धर्म विवर्धन था, यानी धर्म को बढ़ावा देने वाला था। फिर राजतरंगिणी के अनुसार, आपको पता है कल्हण की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसमें कश्मीर का वर्णन है। राजतरंगिणी याद हो जाना चाहिए आपको, बार बार बोल रही हूँ। राजतरंगिणी में लिखा है, राजतरंगिणी में क्या लिखा है? राजतरंगिणी के अंदर लिखा है कि उस समय अशोक उस तरह कश्मीर का राजा था जलोक। ठीक है, राजतरंगिणी में लिखा हुआ है कि उस समय कश्मीर का राजा था जलोक। फिर एक व्यक्ति और है तारानाथ। क्या नाम है? तारानाथ। तारानाथ क्या कहता है? तारानाथ कहता है कि अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र राजा बना था। आपको यहाँ एक और चीज़ पता हो गई कि अशोक का जो बेटा है कुणाल, अशोक का बेटा कुणाल जो है वो अंधा है। ठीक है, और अंधा होने के कारण वो साम्राज्य नहीं संभाल पाया था। तो अंधा होने के कारण अशोक का जो साम्राज्य है, मगध का जो प्रशासन है, वो उसके पुत्र कुणाल का बेटा है संप्रति उसके हाथ में आ गया था। ठीक है, कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन कुणाल के पुत्र संप्रति यानी कि अशोक के पोते के हाथ में आ गया था। और कुणाल के पुत्र एक और बेटा है इसका दशरथ, उसने मगध पर अपना शासन किया। संप्रति और दशरथ दोनों ने मगध पर शासन किया। इससे पहले आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक ने। लेकिन अब इसका अशोक का जो पोता है दशरथ, वो भी नागार्जुन की पहाड़ियों पर बौद्ध गुफाओं का निर्माण करवाएगा आजीविकों को दान में देने के लिए। तो आगे देखिए आप, कुणाल के बेटे दशरथ ने मगध पर शासन किया और दशरथ ने नागार्जुनी गुफाएं जो है वो आजीविकों को दान में दे दी ताकि वो वहाँ पर रहकर अपनी प्रार्थना और व्यायाम, प्रार्थना वगैरह, पूजा वगैरह कर सके। तो उनको दान में दे दी थी आजीविकों को, जो घूमते रहते हैं व्यापार के इरादे से नहीं बल्कि भिक्षा मांगते रहते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहते हैं। ऐसे लोगों को उसने नागार्जुनी की गुफाएं आजीविकों को दान में दे दी। किसने? दशरथ ने। तो आप ध्यान रखना, एक बार हमने बराबर की पहाड़ी पढ़ा है, वो अशोक ने दी थी 4 गुफाएं, और यहाँ अशोक के पोते दशरथ ने नागार्जुन गुफाएं जो है वो आजीविकों को दान में दे दी। तो इसके बारे में आप ध्यान रखें। आगे देखिए, बृहदत्त आपका क्वेश्चन है 1 नंबर का, और वो यही है मौर्य सम्राट यानी अंतिम मौर्य सम्राट कौन है। एक बनता है प्रथम मौर्य सम्राट कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम मौर्य सम्राट कौन है, तो आपको याद हो जाना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, बृहदत्त। बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था और इसकी हत्या किसने की है वो भी आप इम्पोर्टेंट देखिए। उसके ब्राह्मण मंत्री, बृहदत्त की हत्या करने वाला और कोई नहीं, उसका खुद का मंत्री था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम है? पुष्यमित्र शुंग ने इस बृहदत्त की हत्या करके मगध साम्राज्य को समाप्त कर दिया, उसका पतन कर दिया। और इस पुष्यमित्र शुंग ने शुंग साम्राज्य की स्थापना की। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है अंतिम मौर्य सम्राट कौन है, तो बृहदत्त ध्यान रखेंगे। और इसकी हत्या करने वाला था इसी का खुद का मंत्री पुष्यमित्र शुंग, जिसका बार बार नाम आगे आएगा, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य। सम्राट अशोक ने अपना प्रशासन चलाया, तो प्रशासन में उसकी क्या क्वालिटी थी जिसकी वजह से उसने पूरे भारत पर राज किया, पूरे भारत का वो सम्राट बनकर रहा। आइए मौर्य प्रशासन पढ़ते हैं। मौर्य प्रशासन। मौर्य काल में भारत ने पहली बार केंद्रीकृत शासन की स्थापना की, व्यवस्था की। केंद्रीकृत का मतलब क्या होता है? संपूर्ण शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में आ गई है। तो सम्राट अशोक के हाथ में थी संपूर्ण शक्तियाँ, पहली बार केंद्रीकृत व्यवस्था की है। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था।
उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया 1 नंबर का कि कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग निर्दिष्ट किए। आप उसको मेरे साथ बोल भी सकते हैं, बार बार सुनिएगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, कौटिल्य ने राज्य के प्रशासन में कितने अंग दिए, तो 7 दिए। सबसे पहला कौन इम्पोर्टेंट होता है प्रशासन में, सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है भाई, सबसे पहला होता है राजा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट कौन है, राजा। फिर अमात्य, अमात्य क्या होता है, मंत्री। फिर जनपद, फिर दुर्ग, फिर कोष, फिर सेना और फिर मित्र। अब आप इसको समझिए कि किसी भी शासन को चलाने के लिए सबसे पहले कौन जरूरी होता है, राजा। ठीक है, सबसे पहले राजा, फिर उसमें अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री, फिर उसमें जनपद जो कि कबीलों से बना है, फिर रहने के लिए क्या चाहिए, दुर्ग चाहिए भाई। फिर उसके बाद क्या है, कोष, खजाना होगा, खजाना नहीं होगा तो राजा शासन ही नहीं चला सकता। फिर उस प्रशासन को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है सेना, और उसके बाद इम्पोर्टेंट माना है कौटिल्य ने मित्र को, क्योंकि मित्र बहुत ज़रूरी होता है। तो कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। याद करना है आपको इसको। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भलीभांति जांच के बाद ही की जाती थी। और आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, उपदा परीक्षण किसे कहते हैं। उपदा परीक्षण में क्या लिखा हुआ है, राजा जो है वो मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति ऐसे ही नहीं करता था, बल्कि उनकी पूरी जांच पड़ताल करता था, उनके चरित्र की परीक्षा लेता था, और इसी को कहा गया है उपदा परीक्षण। उसके बाद ही पुरोहित की नियुक्ति करता था राजा। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग इम्पोर्टेंट सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अलावा परीक्षा मंत्रण भी होती थी, जो एक प्रकार की मंत्री परिषद होती है। जैसे हमारे पीएम की, हमारे सीएम की भी एक मंत्री परिषद है, वैसे ही राजा की भी एक मंत्री परिषद होती थी। फिर एक केंद्रीय प्रशासन देख लीजिए, और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहली लाइन में है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं आप, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र जो है वो आपको पता है कौटिल्य की किताब है। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त भी है। तो अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है। सम्राट अशोक ने अर्थशास्त्र में बताया कि 18 विभाग थे उसके, और इन 18 विभागों को इसने क्या नाम दिया, तीर्थ। क्या नाम दिया, तीर्थ। ठीक है, 18 विभाग, अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है जिन्हें तीर्थ कहा गया। तीर्थ का जो हेड है, तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, महामात्र। विभागों को तीर्थ कहते हैं, 18 विभाग थे, उन विभागों को तीर्थ कहते हैं, और तीर्थ का जो हेड है, अध्यक्ष, उसको महामात्र कहा गया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे, आप देख लीजिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ मतलब विभाग, तो मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। बहुत इंपॉर्टेंट है, युवराज का नाम आपको याद रखना है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ में नाम किस किस का है, मंत्री इंपॉर्टेंट है, मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज, इनको 18 विभागों में महत्वपूर्ण तीर्थ माना गया। अगला वर्ड देखिए आप, समाहर्ता। ये समाहर्ता क्या होता है, सब कुछ हरने वाला। समाहर्ता मतलब सब कुछ हरने वाला। तो इसका काम क्या है समाहर्ता का, इसका काम है राजस्व इकट्ठा करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना। ठीक है, बजट तैयार करने का काम वित्त मंत्री का होता है ना, तो बस वो यही है, ये राजस्व इकट्ठा करेगा, आय व्यय का ब्यौरा अपने पास रखेगा, बजट का ध्यान रखेगा, तैयार भी यही करेगा। तो इसको कहा गया, कौन करता है ये सब काम, समाहर्ता। फिर आता है आपका सन्निधाता। सन्निधाता का क्या मतलब होता है, कोषाध्यक्ष। सन्निधाता का क्या मतलब होता है, कोषाध्यक्ष। तो समाज के विभिन्न, साम्राज्य के विभिन्न विभागों में कोष, गृह और अन्नागार बनवाना इसका काम है। अन्न के आगार बनाना और कोषागृह बनवाना इसका काम था। अर्थशास्त्र में 26 विभागों का उल्लेख है। कितने विभागाध्यक्षों का, विभाग तो 18 ही है जिन्हें तीर्थ कहते हैं, और विभाग के अध्यक्ष कितने, 26, उनका उल्लेख है। सबसे पहले देखो, कोष का अध्यक्ष क्या कहलाता है, कोषाध्यक्ष। फिर सीता अध्यक्ष। सीता, आप इसको याद कैसे करोगे कि सीता माता जो थी वो ज़मीन में मिली थी कृषि करते वक्त, जब राजा जनक जो है वो कृषि कर रहे थे, खेती कर रहे थे, उस दौरान सीता माता उनको मिली। तो सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है, सीता को अध्यक्ष किसका बनाया गया, कृषि से संबंधित है। फिर है पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष का क्या मतलब है, व्यापार। और व्यापार का जो अध्यक्ष है वो है पण्याध्यक्ष। ठीक है, और उसके बाद है सूत्रा। सूत्रा मतलब सूत, तो सूत का संबंध किससे होता है, कताई बुनाई से, इसलिए कताई बुनाई का अध्यक्ष क्या कहलाता है, सूत्राध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद लूणा अध्यक्ष। ये लूणा अध्यक्ष क्या होता है, बूचड़ खाना। ये जो आप मांस वगैरह, मच्छी वगैरह जो मार्केट है उसके बारे में आप जानते होंगे, वो बूचड़ खाना कहलाता है, और उसके अध्यक्ष को सम्राट अशोक ने क्या बनाया, लूणा अध्यक्ष।
फिर है विविता अध्यक्ष। विविता अध्यक्ष क्या होता है? चरागाह का जो हेड है कि कहाँ कहाँ किस किस ज़मीन पर चराई करवानी है, तो चरागाह का अध्यक्ष क्या कहलाता है? विविता अध्यक्ष। उसके बाद मुद्रा जारी करने वाला कौन कहलाता है? तो मुद्रा जारी करने वाला कहलाता है लक्षणा अध्यक्ष। आप 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये की मुद्रा को देखकर बता सकते हैं कि ये मुद्रा है, तो उनको जारी करने वाला अध्यक्ष कहलाता है लक्षणा अध्यक्ष। फिर है मुद्रा अध्यक्ष। फिर है पोतवा अध्यक्ष, ये जहाज़ का है, बंदरगाहों पर जो जहाज़ रुकते हैं उसको कहते हैं पोतवा अध्यक्ष। फिर आपका आता है बंधनागार अध्यक्ष। बंधनागार क्या है? ये जेल का है, कारागार का अध्यक्ष होता है बंधनागार, ठीक है। उसके बाद आठविक। आठविक क्या होता है? वन विभाग का प्रमुख आठविक कहलाता है, और आदि कहलाते हैं। तो ये आपके 26 विभागाध्यक्ष है जो अर्थशास्त्र में इनका उल्लेख है। युक्त और उपयुक्त महात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते हैं। फिर आपका आता है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन देखिए, अशोक के समय में मगध साम्राज्य में 5, अशोक के समय में मगध साम्राज्य था, वो 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है उसमें, 5 प्रांत। ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए और आगे आपको मानचित्र देखने को मिलेगा, उसमें आप विशेष तौर पर इन 5 नामों को देखिएगा। सबसे पहले उत्तर में देखो तो तक्षशिला, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान के पास आएगा ये तक्षशिला। उसके बाद अवंती, अवंती की राजधानी है उज्जैनी। और उसके बाद कलिंग, कलिंग की राजधानी आपने पढ़ी थी धोली या तोशली, कलिंग उड़ीसा में आता है और अवंती आपका उज्जैन में आता है, ठीक है। उसके बाद दक्षिणापथ यानी नीचे की साइड आपका आएगा सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी कर्नाटक के पास है। और मध्य प्रदेश का आएगा आपका पाटलिपुत्र, तो मध्य प्रदेश पाटलिपुत्र। तो 5 आपको प्रांत है। उत्तर में आपने क्या पढ़ा? उत्तर में आपने क्या पढ़ा? उत्तर में तक्षशिला, दक्षिण में सुवर्णगिरी, कलिंग और अवंती राष्ट्र यानी उज्जैनी, और मध्य प्रदेश पाटलिपुत्र। इसे आप नक्शे में विशेष तौर पर इन 5 को प्रांतों को देखेंगे, क्योंकि आपके 5 नंबर का नक्शा आया था और उसमें ये 5 नाम पूछे गए, तो ध्यान दीजिएगा। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या उनके द्वारा पदाधिकारियों के द्वारा होता था। 5 प्रांत जो है वो विषयों में बटे हुए थे। प्रांत यानी कि राज्य होता है, तो प्रांत जो है वो विषयों में बटे हुए थे, ठीक है। और विषयों में बटे हुए थे तो उनके विषयोपति के अधीन आते थे। विषयों के होते थे विषयपति। जिले का प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता था? यानी जिले का जो कलेक्टर होता है ना, उसको वहाँ पर कहते थे स्थानिक। तो कलेक्टर को यहाँ पर सम्राट अशोक के टाइम कलेक्टर को स्थानिक कहा जाता था, जो समाहर्ता के अधीन था, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया कौन क्या है? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप था। गोप क्या था? 10 गांवों को शासन संभालता, तो गोप अकेला। सबसे छोटी इकाई गोप है प्रशासन की सम्राट अशोक के, और गोप जो है वो 10 गांवों का शासन संभालता था, ध्यान रखें। समाहर्ता के अधीन ही प्रदेष्टि नामक एक अधिकारी होता था, प्रदेष्टि, जो स्थानिक गोप और ग्राम अधिकारियों के कामों की जांच करता था। तो ग्राम के अधिकारी, ठीक है, ग्राम सेवक, गोप, स्थानिक, इनके काम की जांच कौन करता था? प्रदेष्टि। प्रदेष्टि नामक अधिकारी जो था वो इनके काम की जांच करता है। जैसे बीडीओ साहब है अपने, तो बीडीओ साहब जो है वो सरपंच के क्या ग्राम सेवक के इनके कार्यों की जांच कर सकता है। तो समाहर्ता के अधीन प्रदेष्टि नामक अधिकारी भी होता था जो इनके कार्यों की जांच करता था। फिर आता है आपका नगर प्रशासन। नगर प्रशासन भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज दरबारी था और इसे इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, और इसी ने बताया कि सम्राट अशोक जो है मेगस्थनीज के अनुसार नगर का जो शासन है वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। यानी नगर का प्रशासन संभालने के लिए 30 सदस्यों का एक मंडल था जो 6 समितियों में बटा हुआ था, ठीक है। 6 समितियाँ कौन सी है? सबसे पहली समिति का नाम, पहली समिति है आपकी उद्योग शिल्पों का निरीक्षण। 6 समितियाँ बनाई थी उसने 30-30 सदस्यों की, तो 6 पंजे 30, यानी एक समिति में 5 सदस्य होते थे, तो 6 समितियाँ थी। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करने की थी, ठीक है। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना। तीसरी समिति जन्म मरण का लेखा जोखा करना। चौथी समिति व्यापार वाणिज्य से संबंधित थी, और 5वीं समिति आपकी निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना, यानी जो चीज़ें बनी हैं वो उनको बेचने के बारे में निरीक्षण। और 6ठी समिति विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में टैक्स के रूप में वसूल करना। तो ये प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, 6 समितियाँ थी, कुल 30 सदस्य इस समिति के अंतर्गत थे। ये नगर प्रशासन था मेगस्थनीज के अनुसार।
फिर आपका है सैन्य व्यवस्था, ये भी देख लीजिए। सैन्य विभाग जो है वो 6 समितियों में बटा हुआ था, ठीक है। सैन्य विभाग भी 6 समितियों में था। इसमें 6 समितियों में 5 सदस्य, वही 30 हो गए। तो 6 समितियों में, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इनका काम क्या है, ये 5 विभाग कौन से हैं, तो आप इम्पोर्टेंट है इसको याद कर लेना। पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। सेना में सबसे इम्पोर्टेंट पैदल होते हैं, उसके बाद अश्व घोड़े ज़रूरी है, उसके बाद हाथी ज़रूरी है, फिर रथ है और फिर उसके बाद नौसेना। ये 5 जो है सेना में विभाग थे और इनमें 5 में 5-5 सदस्य इनमें होते थे। 30 जने थे, कुल 6 सेना समितियों में बटा हुआ था। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता है, जो महल में बैठा होता था, ठीक है। इसके बाद सीमांत क्षेत्रों के का व्यापक व्यवस्थापक भी अंतपाल होता था। मेगस्थनीज ने क्या बोला है, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेगस्थनीज ने बोला है, अपनी किताब इंडिका के अनुसार बोल रहा है, मन से नहीं बोलता ये। इंडिका में लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया है तो इसे खुद देखा है सब कुछ, इसलिए इसने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास तो 6 लाख पैदल सैनिक थे, 50,000 अश्वरोही थे और 9,000 हाथी थे और 800 रथों से सुसज्जित बहुत बड़ी विराट सेना थी। तो ये मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका पुस्तक के आधार पे बताया, ठीक है।